कोलिजन? कौन सा कोलिजन? आप ऐसे समझो, बातें नहीं, आप ऐसे समझो एटॉमिक कोलिजन में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखें। मान लो कि एक न्यूट्रॉन, कौन एक, और एक हाइड्रोजन एटम है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बातें हो रही है जिस पे चर्चा करी जा रही है। हाइड्रोजन एटम से टकराता है, किससे? दोनों के मास में क्या अंतर है? लगभग बराबर है। इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक सब एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग, बल्कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इसका मास और इसका मास लगभग बराबर, सेम मानते एमएम। अब ऐसे समझो कि न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से इससे टकराया, के काइनेटिक एनर्जी से इससे टकराया। अब क्या क्या हो सकता है उस पॉसिबिलिटी पे चर्चा करी गई, ध्यान से सोचते हैं। आप ऐसे समझो कि अगर ये कोलिजन हो रहा है, अगर ये कोलिजन, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है समझते? कोई सा भी कोलिजन हो भाई साहब, मोमेंटम कंजर्व्ड है, और लॉस तब होता है जब क्या ई कुछ और हो। हालांकि इससे यहां पे बहुत ज्यादा नहीं परेशान हो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, एटम्स कोलिजन है, कोई बॉल थोड़ी, बॉल में तो बहुत सारे एटम होते हैं। खैर, तो बेसिकली कोलिजन हुआ। अब जब कोलिजन, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है? जब बेसिकली ऐसा मानो कि ये दोनों चिपक लिए, ये दोनों, अगर मैक्सिमम पॉसिबल केस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों 2m मास हो गया, ये m मास और ये m मास, और दोनों की रफ्तार सेम हो गई, v डैश v डैश। ये काइनेटिक एनर्जी k थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी। अगर आप मान लेते हैं कि रफ्तार v नॉट थी, हालांकि हमें k ही गिवन है, मान लो v नॉट थी, अब ये v डैश, तो क्या लिखा जाएगा? mv नॉट, mv इक्वल्स टू 2m v डैश, 2m, आवाज 2m, अरे हाँ ना बोल, तो mv नॉट इक्वल्स टू 2m v डैश, तो v डैश की वैल्यू कितनी आई? v नॉट बाई 2। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई वो क्या आई? वो आई हाफ n इंटू वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2। क्यों? क्या मुझे लगा तुम्हें आया? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? mv नॉट स्क्वायर बाई 4। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या k इनिशियल बाई 2 हो गई। इसको अगर मैं k बोल रहा हूं तो क्या ये वाली वैल्यू k बाई 2 है? तो मैक्सिमम लॉस क्या हुआ? क्या हुआ? इससे ज्यादा तो लॉस पॉसिबल, मान लो लॉस हुआ तो गया कहां? हीट तो क्या है? एटम है ये, ऐसे नहीं सोच सकते आप। हीट असलियत में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स होती थी, यहां तो एक एक एटम की बात हो रही है, उसी की काइनेटिक एनर्जी भी तो चर्चा कर रहे हो सारी। तो कौन सी हीट? बॉल नहीं है ये। अरे यार, तो जो लॉस आप सोचते थे ना साउंड में चला गया, वो सब बातें यहाँ पे एक एक एटम की बात हो रही है, एक एक एटम की। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो आप उस स्तर पे मत सोचो, बॉल वाले स्तर पे, क्योंकि बॉल में हीट हो जाती थी, या कंप्रेशन हो जाता था, या फिर वो स्ट्रेस में चला जाता था। यहां पे ऐसा कुछ भी, अरे एक एटम है उसमें क्या, न्यूक्लियस को थोड़ी दबा लोगे। अरे यार, तो साउंड लॉस, हीट लॉस, या कंप्रेशन लॉस, स्ट्रेस लॉस, ऐसा कोई लॉस यहां पे है ही नहीं। तो फिर गए कहां जा सकती है? ये जा सकती है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन एटम जो आप ले रहे हो अभी ग्राउंड स्टेट में कंसिडर करा गया है। अरे यार, ये कहां गया है? ग्राउंड स्टेट में। कहां पे? इसका जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या एक्साइट हो सकता है? यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बस यही पॉसिबिलिटी जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो था जो मैं बोला क्या चमका? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना बोल यार, अरे पक्की बात, बहुत बढ़िया सा। हाँ, असलियत में क्या हो रहा है? ध्यान देखो, तो अपना हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम का ये अपना इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अपर लेवल्स? अगर मैं बात करूं तो अभी इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट पे, जैसे 2 3 4 अपने स्टेट होते हैं,
ऐसे अपन बात करते हैं, ये अपना -13.6 होता है, ये अपना -10.2 होता है, या नहीं आया 3.4, सॉरी 10.2 तो डिफरेंस होता है, ये अपना -1.5, -0.85, ये 10.2, ये 12.0 ने, अरे यार हाँ ना बोल, ये डिफरेंस होता है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सोचो अगर उसे अपर एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उसे कम से कम 10.2 एनर्जी, मतलब अगर कोलिजन में कोई लॉस होगा तो 10.2 से कम तो हो ही नहीं सकता, उससे कम तो अलाउड ही नहीं है। अरे मुझे लगा ही तुझे आया। अगर लॉस ट्रांजिशन में हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी, अगर वो सिर्फ ट्रांजिशन में हो सकता है, अगर वो सिर्फ ट्रांजिशन में हो सकता है तो हमें समझना पड़ेगा कि असलियत में ये ट्रांजिशन सिर्फ यहां से अगर होता है तो 10.2 से कम लॉस होना पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है, k/2, कितना आप समझना, k/2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 10.2, इससे कम लॉस, इससे कम है तो फिर लॉस होगा ही नहीं, अगर इससे कम है तो फिर लॉस नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात। मिनिमम एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, क्या चीज, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इस 10.2, और वो कम से कम लॉस के बराबर होनी, तो क्या लिखेंगे, k/2 लॉस, k/2 शुड बी इक्वल टू 10.2, मतलब k की वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर न्यूट्रॉन 20.4 की एनर्जी से कम का है तो कोई लॉस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कोलिजन सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक होगा। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? लॉस मिनिमम क्या हो सकता है, क्या लॉस ट्रांजिशन में जा सकता है, ट्रांजिशन 10.2 से कम हो तो लॉस जो k/2 आ रहा है वो 10.2 से कम तो हो ही नहीं सकता, अगर वो 10.2 है तो k 20.4 है ना। आज मैं कह रहा हूं मान लो k की वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता तो कोई लॉस, तो कोलिजन इलास्टिक ही होगा, तो कोलिजन। मान लो अगर मैं आपसे ऐसे सिचुएशन दूं कि इफ k इज लेस देन 20.4, व्हाट यू कैन कंफर्मली से, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, समझ आया या नहीं आया, आया नहीं आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि k की वैल्यू 20.4 तो कैसा कोलिजन, परफेक्टली या परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। क्या पक्का टक्कर होने पे अपन एक्साइट हो जाएंगे ये गारंटी, बट पॉसिबिलिटी है कि हो। मान लो बहुत सारे कोलिजन हुए 100 में से, तो इसमें शायद 100 में से 1 या 2 में ही ऐसा होता है, पर हो। अगर 20.4 से कम है तब तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। पर अगर 20.4 है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो। अगर ऐसा होगा, तो लॉस हो जाएगा। पहले तो जो बोला चमका, इसका मतलब के जो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मे बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये मे बी का मतलब समझ आया, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन की तो हो ही सही है, जरूरी हो भी सकता है, और पर इसमें तो हो ही नहीं सकता था, इसमें तो। चलो एक बात और सोचो, क्या में मिनिमम एनर्जी 10.2 है और पॉसिबल एनर्जीज क्या क्या है 10.2 के बाद क्या है 12.1, 12.09 होता है ना, 12.09 को अपन 1 लिख लेते हैं। अरे यार हाँ ना बोल, तो 12.1 भी तो हो सकता है। सोच अगर 12.1 होना है तो k/2 की वैल्यू यानी कि 24.2 कितना, नेक्स्ट स्टेज अगर ये टूट जाता तो आज सब पे 100 रुपए फाइन लग जाता। $15,000 का चश्मा है वो, स्विट्जरलैंड से मंगाया है।
मजाक समझ रहे हो तुम लोग साला। यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। ये समझ, अब सोच के देख कि मान लो मैं K की वैल्यू 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लूं, क्या ले लूं, ध्यान से सुनना, 22, क्या 24.2 है, क्या 20.4 है, क्या 22 है, क्या इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम लॉस 11 है, कितना, पर 11 की मुझे जरूरत, मुझे 10.2 की है, और 12.1 ये दे नहीं सकता। इसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कैलकुलेशन कहती है कि मैक्सिमम लॉस K/2 है, मैक्सिमम लॉस K/2 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई ट्रांजिशन, पर 10.2 तो है। तो अगर मैं लॉस 11 कर सकता हूं तो 10.2 भी तो कर सकता हूं। यार नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अगर मैं लॉस 11 की बजाय 10.2 करता हूं तो ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाएगा या पार्शली इनइलास्टिक। इसका मतलब अगर मैंने ये वैल्यू ली है तो मे बी परफेक्टली इलास्टिक, मे बी पार्शियली इनइलास्टिक। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, ये नई चीजें तुमने ये नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है। पार्शियली इनइलास्टिक मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि इसका परफेक्टली इलास्टिक कब होता, जबकि लॉस 11 होता, पर लॉस कितना ले रहा हूं मैं, 10.2, क्योंकि 10.2 की से या तो 10.2 लॉस है, 12.1 हो, 12.1 ये कर, क्योंकि इसका मैक्सिमम भी पॉसिबल 11 है। यार तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, कोई बुराई वाली बात। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर। अब सोच, मान लो मैं एग्जैक्ट K को 24.2 ले लूं तो क्या मे बी परफेक्टली इलास्टिक, ये तो हमेशा होता ही है, और क्या क्या पॉसिबल है, क्या पार्शली इनइलास्टिक पॉसिबल है? ये मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता है, 12.1, कितना, 12.1, क्या 12.1 का ट्रांजिशन हो सकता है? यस। अरे पर 10.2 का भी तो हो सकता है। मान लो ट्रांजिशन 10.2 का ही हो तो इसने मैक्सिमम लॉस करा कि कुछ बीच का, तो पार्शली हुआ ना। और मान लो 12.1 का कर लिया तो परफेक्टली, तो क्या इसमें इलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, और पार्शली। यार तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। प्राण प्रकेरु सोच लो, जब निकल गए प्राण, आया कुछ कुछ समझ में। ये तीनों पॉसिबिलिटी, मे बी परफेक्टली इलास्टिक, मे बी पार्शली इनइलास्टिक, मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक। मुझे लगा नहीं तुम्हें मेरी बातें समझ में आई, क्योंकि अगली रिसर्च मैं तुमसे ही कराऊंगा, अगली ऐसी रिसर्च तुमसे ही कराऊंगा। इसलिए सोच लो जो मैंने बोला, कुछ समझ नहीं आओ बेझक मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, पर अगली रिसर्च तुमसे ही कराऊंगा। भाई एटॉमिक कोलिजन मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ठीक है। आप सोचते हो यही कहानी दोबारा आप सोचना, कम से कम पहले लेवल तक। कैसे? मान लो कि अब हमारा न्यूट्रॉन टकरा है हीलियम प्लस एटम से, न्यूट्रॉन विद K काइनेटिक एनर्जी टकराओ विद हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का मतलब सोच, इसका मास m तो इसका मास 4m यार। अब तुम्हें क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ज्ञान भी नहीं है क्या? बिल्कुल मैं चौकी हो क्या? बिल्कुल। हीलियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, तो कितना मास हो गया? मतलब तो हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम सुनी पहली बार रहे हो? यस सर कर रही है। क्या कहानी एकदम क्लियर है? क्लियर क्या पूछ रहा हूं मैं? हाँ, अब बताओ कहानी वापस ऐसे सुनो। पहले सोचो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, फिर उस पर चर्चा करेंगे।
अरे बात नहीं, अरे बात नहीं, अरे बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो ना, कितना? तो बताओ क्या इसका मास है, इसका मास 4 है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पे चर्चा करते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पे अगर अपन चर्चा करें, बातें नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पे अगर अपन चर्चा करें ये m और ये 4m, तो हमें समझ में आएगा कि फाइनली दोनों की रफ्तार ऐसे लिखी जाएगी। अगर ये कुल मिला के 5m हो गया, ये 4m और ये m दोनों की रफ्तार मान लो v डैश v डैश हो गई, और इनिशियल रफ्तार v नॉट थी, तो लिखा गया mv नॉट इक्वल्स टू 5m v डैश। बोल यस और नो। तो v डैश की वैल्यू कितनी आई? v डैश की वैल्यू आई v नॉट बाय 5। अरे कितनी आई यार, आवाज आई, कितनी आई? v नॉट बाई 5। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, v नॉट बाय 5। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। v नॉट बाय 5 क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी थी, जिसे आपने क्या बोला, क्या वो हाफ m v नॉट स्क्वायर थी? क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो आपकी लिखी गई हाफ ऑफ 5m इंटू v नॉट बाय 5 का होल स्क्वायर। मुझे लगा ही तुम्हें आया, एक 5 ने 5 को मार दिया गया, m v नॉट स्क्वायर बाय 5, m v नॉट स्क्वायर बाय 5। क्या वैल्यू हो गई k बाय 5? कितनी हो गई? तो इनिशियल थी k, बाद हो अरे k बाय 5 ही तो आएगा, उससे क्या मतलब? k बाय 5 लिख दिया ना, मरमत। अरे यार k बाई 5, इनिशियल कितना k, फाइनल कितना, तो लॉस कितना हुआ 4k बाय 5। अब कहानी पे फिर रिसर्च करते हैं, इससे ज्यादा लॉस पॉसिबल। पर अब अपन ना हीलियम एटम है, हीलियम एटम का ध्यान से देखो, तो ये पहला गैप 10.2 की जगह 40.48 होगा। पहला गैप कितना होगा? अरे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है ना। तो क्या मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए? मिनिमम एनर्जी, तो चलो खुद बताओ कितनी एनर्जी से कम पर हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होगा? निकाल के देखो सब लोग, समझ में आ जाएगी तुम्हें बात। खुद पीएचडी करोगे, अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, सब हो जाएगा अपने आप। बोलो कितना? अरे कितना? कितना? 51 आया क्या सबका? क्या 4k बाय 5 शुड बी 40.8? कम से कम 4k बाय 5 शुड बी इक्वल टू, इससे कम का पॉसिबल? 40.8 करोगे तो देखो 4 से मर गया कितनी बार? 10.2। तो k की वैल्यू कितनी आई? 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर k की वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो क्या पक्का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है? यार मुझे लग रहा है मैं अकेला ही सीख रहा हूं। आया? सोच पाए? पक्की बात? अगर एग्जैक्टली k 51 हुआ तो मे बी परफेक्टली इलास्टिक, मे बी परफेक्टली इलास्टिक। और कहानी आगे बताऊं या क्लियर है? अरे पक्की बात? हालांकि टिपिकल बातें होती है जो कोलिजन मैंने आपको पढ़ाया, आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, बट फिर भी आ जाए तो हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअली इन्हीं से आगे बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो सब आपके कोर्सेज होते हैं जो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे टाइप के कोलिजन होते हैं आगे जाके, एटम्स में पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने। चलो जाए देखो, खैर, तो k लेस देन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी k इक्वल्स टू 51। क्लैरिटी है एकदम? क्यों लंबे बाल? झाड़ू जरूर लाते हुए तुम्हारे घर पे? नहीं लाते, मना भी कर रही है। घुसा के नहीं घुसा? पक्की बात? हाँ ना बोल। अगर ऐसे कभी भी कोलिजन होंगे क्या आप कर पाओगे? हालांकि इसकी रिकॉइल स्पीड, क्या लिखें? रिकॉइल स्पीड। अरे तुम्हारी तो नेक्स्ट लिखे हैं रिकॉइल स्पीड। छोटा सा टॉपिक, ध्यान सुने क्या कहता है रिकॉइल स्पीड। इधर देख, इधर देख,
रिकॉइल स्पीड, बात है नहीं? अरे रिकॉइल स्पीड एक्चुअली होता क्या है, जिसमें आपको बात बताऊं। एक एटम है, क्या है? अब मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन अपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जो वो अपर एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता है तो एक फोटोन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अच्छा, अपन एटम को बांध के रखते हैं क्या? एक एटम को ऐसे बांध थोड़ी सकते हैं कि रस्सी से बांध दिया, कहीं नहीं जाएगा। अरे वो जरा सा है यार, हाँ ना बोल। मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसे समझो एक हाइड्रोजन एटम है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे समझो आप। तो अगर इसकी इंटरनल कंडीशन में समझू, किसकी? एटम की, तो उसकी इंटरनल कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट एंड विल जंप डाउन टू दिस, दैट विल रिलीज अ फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इन रियलिटी व्हेन इट रिलीजेस, जैसे मान लो मैं एटम हूं, मैंने फोटोन छोड़ दिया, जब मैंने फोटोन छोड़ा तो इट इज अ काइंड ऑफ पार्टिकल। फोटोन इज अ विच हैज अ मोमेंटम, विच हैज अ, ऐसे समझो मेरे से एक टुकड़ा अलग हुआ। जब मैं एक बम था, समझो हाइड्रोजन एटम टाइप, यार हाँ ना बोलिया, नहीं आया। अब वो बम फूटा, अबे हर चीज को गलत तरीके से मत लेते, मैं नहीं बढ़ा रहा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसने फोटोन छोड़ा। अब बेसिकली वो एक बम टाइप था जिसमें कोई पार्टिकल निकला विच हैज अ मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ। सो ऑब्वियसली जब मैं नहीं फूटा था तो मेरा मोमेंटम जीरो था। इफ दिस पार्टिकल गोज विद सम मोमेंटम, ऑब्वियसली दिस पार्टिकल विल अचीव सम मोमेंटम फॉर द मोमेंटम कंजर्वेशन, फॉर द। सो when an electron transit from upper excited state to lower excited state, it releases a photon. Because of release of that photon, atom gets a recoil speed. Atom gets a recoil speed. Why it will get a recoil speed? Got my point? Concept छोटा सा है, बात समझ आ जाएगी, कोई खास बात नहीं। चलो जो बोला चमका। So in reality what happens? ये अगर इनिशियल स्टेज थी, तो अगर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो it will come up with some speed that is known as recoil speed. That is known as recoil speed. And there is a photon. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? 10.2। तो फिर इसमें एनर्जी कहां से आई? .2 एनर्जी उसी में चलेगी, तो इसमें कितनी आई? इसमें कहां से आई? असलियत में 10.2 के दो हिस्से हुए। 10.2 is the net energy which we will gain when an electron transits from upper excited state to lower excited state. That 10.2 divides into two energies. One is the energy of photon and second is the energy in the form of kinetic energy of the electron या atom. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बोलो क्लियर है एकदम? सर अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि सारा फोटोन निकलता है, तो सारी कहानी उल्टी हो गई। अब थोड़ी बात समझना, फोटोन का मास बहुत ज्यादा है, बहुत कम इन कंपैरिजन टू एटम। इनफैक्ट उसका रेस्ट मास तो 0 होता है, उसका रेस्ट मास तो। अब समझ 1000 किलो में से 1 ग्राम फूटे, ऐसी बात हुई है तो? अरे यार कंपैरिजन करते हैं, 1000 किलो में से तो जो फूटता है 1000 किलो में से 1 ग्राम अगर फूटता है तो मोमेंटम दोनों का बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब सुनना, अगर दोनों का पी इनिशियल बराबर पी फाइनल है, इसका और इसका, मतलब इन दोनों का P1 और P2 बराबर है, मोमेंटम बराबर है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? P²/2m। नहीं आया? तो जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत। अब सोचते हैं इसमें किसका मास बहुत ज्यादा है? एटम का। तो असलियत में देखो तो प्रैक्टिकली बात करी जाए तो क्या बोला जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी इन फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस, रियलिटी तो यही है, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। बोल यस और नो? बट प्रैक्टिकली सोच। एंड सेकंड बात, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। पहले था यस और नो। We know that the
mass of photon is very 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 small as compared to, it means, अरे यार हाँ ना बोल, ऐसा समझे, mass of photon is less than mass of hydrogen atom. Yes or no? This implies kinetic energy of photon, या energy of photon is greater than energy of hydrogen atom. अगर ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा है जीरो है, क्या मैंने ये बोला है जीरो है? अरे जीरो नहीं होगी तभी तो उसकी कुछ हाफ mv स्क्वायर आएगी, पर इसके कंपैरिजन में बहुत. So we can write approximately 10.2 electron volt is approximately energy of photon. It is not exactly energy of photon, it is approximately energy of photon. तुम्हें दूर दूर तक बात समझ, फिर जो मैं बोला चमका या प्राण प्रखर उड़ गए, छोटी छोटी फील आई, अच्छा लगा, क्या अच्छा लगेगा सर इसमें? अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली एनर्जी ऑफ फोटोन, बट रियल कहानी ये है. इसलिए हम वो जो फोटोन मानते थे वो 10.2 12.1 मान लेते थे, क्योंकि वो जो एटम रिकॉइल स्पीड आती थी वो इतनी कम होती थी. पर हमें तो यहाँ पे रिकॉइल स्पीड ही निकालनी है. क्या निकालनी है? रिकॉइल स्पीड हम यहां से निकाल लेते हैं. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ दिस? एम वी. एम वी इज द रिकॉइल स्पीड, एम इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, एम इज द मास ऑफ बराबर एच बाई लेमडा. एच बाई लेमडा किसका मोमेंटम होता है? अरे फोटोन का होता है ना, इसका होता है. अब तू ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं. एच सी बाई लेमडा सी, एच सी बाई लेमडा इज एनर्जी जो 10.2 ही तो है. अरे यार जो, तो देख रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 10.2 अपॉन एम सी. 10.2 अपॉन, बल्कि यहां पे और अच्छा फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखें? 10.2 की जगह लिखो एनर्जी इन द ट्रांजिशन इन्वॉल्व, एनर्जी इन द अपॉन मास ऑफ द एटम अपॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट. तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, क्या तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? रिकॉइल स्पीड समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? दिया था पर मैं 10.2 भी लिखा. ट्रांजिशन हो सकता है सेकंड से फर्स्ट कराऊं, सेकंड से सॉरी थर्ड से फर्स्ट कराऊं. अगर कराऊंगा तो 10.2 आएगा, 12.1 आएगा. हो सकता है मैं हीलियम एटम ले लूं. क्या ले लूं? तुझे जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना कि व्हाट डू यू मीन बाई रिकॉइल स्पीड. समझ आया कि नहीं आया? बाकी यूनिट का ध्यान आप रखोगे. पहले जो मैं बोला क्या चमका? क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है? अब लिख लो जो तुम्हें लिखना हो, जो तुम्हें लिखना हो लिख लो. मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे. हाँ, विषय खत्म. इसका एक मॉडर्न का छोटा सा मॉडर्न 2 तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो खास बात ही नहीं. मॉडर्न 1, ये मॉडर्न 1 2 भी हमने 2 अलग कर रखे हैं. मॉडर्न एक ही मेजर पोर्शन खत्म हो गया. इसमें छोटा सा 40 मिनट का लेक्चर बाकी है जिसे मैं पढ़ा देता हूं. अभी है टाइम अपने पास, नहीं तो 20 मिनट अगले टाइम पढ़ा देंगे. उसमें क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है एक्सरेज. क्या चीज? एक्सरेज. हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, हम मैटर वेव्स पढ़ चुके हैं जो हमने दिवाली के पहले पढ़ा था. उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरेज. क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरेज. आइए, क्या चीज? एक्सरेज. एक्सरे कराया है? कराया सबने एक्सरे? कितने लोगों ने एक्सरे कराया है? बहुत बढ़िया, शाबाश. जिसने जीवन में एक्सरे नहीं कराया उसका क्या जीवन? कभी कभी तो तोड़ फोड़ हुई होगी. मैंने तो बहुत बार कराया, 4 बार. सब हाथ पांव टूट चुके हैं मेरे. 1 2 3 4. मैंने बताया नहीं कभी. मैं बता नहीं कब टूटा. ये पहला पैर मेरा टूटा था जब मैं करीब 4th क्लास में था. अब पढ़ लेते हैं एक्सरेज. कौन सी रेज? तो एक्सरेज की कहानी तो आपने सुनी नहीं. एक्सरेज बेसिकली वो अपना वहां से आता है. कहां से? बहुत दूर से नहीं आता है, बहुत दूर से आता है. रेडियो को डालो
माइक्रोवेव, अरे हाँ ना बोल, रेड हो जाता है। वेवग्योर कुछ याद है? वेवग्योर क्या विजिबल रीजन? अल्ट्रावायलेट एक्सरे, ये है एक्सरेज, और ये फिर गामा रेज। कुछ याद है? भूल गया? ये एक्सरेज की लगभग रीजन होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। तेरे को अगर याद हो तो अपन इधर से इधर जब चलते हैं तो वेवलेंथ घटती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसकी एक्सरे, जैसे एक्सरे की बहुत डिटेल में चर्चा मेडिकल में कराई जाती है, क्योंकि एक्सरे उनके लिए बहुत, हम इसकी इंजीनियरिंग साइड की चर्चा करते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें, एब्जॉर्प्शन एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत इन्वॉल्व है, एक्सरे के बिना डॉक्टर बनना पॉसिबल, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सरेज का, तो उसमें बहुत रिसर्च कराई जाती है, उसमें अपने लिए नहीं है। अपने डिसेंट एक स्टडी इंजीनियरिंग साइड वाली, कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये एक पार्ट है जो विजिबल नहीं है। आपने एक्सरे देखी है क्या? या सर एक्सरे नहीं देखी, एक्सरे होता हुआ देखा है, एक्सरे देखा है तुमने? एक्सरे नहीं देख ली, चमत्कार ये उल्लू वाली आके थोड़ी थे, एक्सरे देखी है। हाँ, एक्सरे कराता को तो ऐसे लाइन आती भी ये आप सुन, एक्सरे तुमने देखी? तुमने एक्सरे देखा है, एक्सरेज तुमने एक्सरे देखा है, वो एक अलग बात है। अरे हाँ ना बोल। असल में एक्सरेज जो होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, तो उनकी फोटोन की पावर ज्यादा होती है, तो ये फ्लैश में घुस सकती है मास में, और ये किसकी फोटो ले लेती है? बोन्स की, जो हमें दिखाई देता है। बोलो क्लियर है एकदम? ये एमआरआई, सिटी स्कैन, इसके बहुत अपर वर्जन वाली चीजें हैं, वो एक अलग बात। तो बेसिकली इसलिए इनकी फोटोन की एनर्जी होती है जो फ्लैश में घुस जाते हैं, ये पार कर सकते हैं आपके, इसलिए ज्यादा एक्सरेज हानिकारक होती है। कैंसर का इलाज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरेज से होते हैं, है ना, जो उसको मतलब कैंसर का जो वायरस वगैरह है उनको मारने के लिए भी ये सब चीजें काम में, पर हार्मफुल रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा। कैंसर की बात हो रही है, हंस क्या रहा है इसमें? इधर देख, तो कई चीजों में काम में आता है और मेडिकल साइंस में बहुत है, बट एक्सरेज इज इंपॉर्टेंट। सो एक्सरेज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल साइंस, फॉर हमारे बहुत काम की। बेसिक जो आपने देखा है और जो आपने एक्सरे देखे उसमें बेसिकली जो एक्सरेज है इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो बेसिकली वो अपने फ्लैश में घुस जाते हैं और किसकी फोटो ले आते हैं? बोन्स की। पर वो हमारे रियलिटी में हार्मफुल होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरे कराना अच्छी बात है या हार्मफुल ही है ना? तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो एक्सरेज अभी प्रोड्यूस कैसे होता है, इट इज इंपॉर्टेंट। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस तब होती है, याद करो आपने कहानी सुनाई थी आपको बिल्कुल शुरुआत में, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू हुआ था इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत में, तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब जब चार्ज रेस्ट पर हो, जब चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और याद करो मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और याद करो एक्सलेट करने लग जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। असली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट क्या है? एक्सरे। क्या है? तो एक्सरे कब जनरेट होती है मैं आपको समझाता हूं। सेटअप जिसने सबसे पहले पता करी, उसे पता भी नहीं था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए एक टाइप की कोई एनर्जी थी जिसको उसने नाम दे दिया एक्सरेज। बाद में पता पड़ा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। असली में उन्होंने क्या करा था, लेट मी टेल यू। ये जो प्रोसेस इन्होंने करा ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट गिराते थे, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराते थे और इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां पे मेटल पे इलेक्ट्रॉन गिराएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आए। उल्टा प्रोसेस है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। याद करो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, क्या अपन लाइट गिराते थे ना, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराते थे, उससे क्या बाहर आते थे? इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर है? यहां पे प्रोसेस उल्टा है। पहली बात हम क्या करते हैं, आपको याद करो पूरा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गन आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन गन में अपन क्या करते थे, थर्माइनिक एमिशन ऐसे ऐसे करके ये करके, कुछ याद है? भूल गया है? हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन जनरेट करे, उस इलेक्ट्रॉन को हमने एक ट्यूब में रखा, उन ट्यूब से हमने उसको एक्सलेट करा। पहले था जो बोला चमका, ऐसे अपन करते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन को अगर आपको एक्सलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होनी चाहिए तो जो भी बैटरी लगी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। देखो ध्यान से, वो बैटरी जो है कैसे लगी होनी चाहिए, ऐसे। पहले था जो मैंने बोला चमका, ऐसे अपना प्रोसेस है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब इलेक्ट्रॉन खतरनाक यहां से निकले, इसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बैटरी से लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जिसे हम थर्माइनिक एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब बातें अपन पहले कर चुके हैं, कोई शक वाली बात। इलेक्ट्रॉन बाहर आते तो इन इलेक्ट्रॉन को हम एक्सलेट करते हैं अनदर बैटरी से। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो, ये ताकत देते हैं उनको, और फिर उनको बम्बार्ड करते हैं एक मेटल पे, निकल क्रिस्टल और इस तरह की होते हैं, कैडमियम और अलग अलग टाइप के, ठीक है, ऐसे मेटल होता है, इसमें तो बम्बार्ड करते हैं। जब हम इसे किसी मेटल पे बम्बार्ड करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स में हाई डी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एंड
डी एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या, चार्जेस में इलेक्ट्रॉन, चार्जेस में क्या एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पार्ट है, एक्सरेज। कौन सा पार्ट है, जो बात समझ आई कि नहीं आई। जो प्रैक्टिकली देखा गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, हाईली चार्ज हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को जब हम किसी मेटल सरफेस पर, बेसिकली ये कौन से मेटल होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन हल्की सी करेंगे। यहाँ पे जब ये मेटल होते हैं रियलिटी में, उसमें जब ये गिरता है, जब वो गिरते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाईली डी एक्सेलरेट होते हैं, एंड डी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट्स व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज एक्स-रे। उसी रीजन में जनरेट होते हैं जनरली, अमूमन। पहले था जो मैं बोला चमका, वैसे उनकी बहुत वैरायटी होती है, पर अमूमन एक्सरेज में हमें मिलते हैं, तो वो ऐसे बाहर आते हैं, ये, और इसे हम कहते हैं एक्स-रेज। पहले था जो मैं बोला चमका, याद करने का बेसिक प्रोसीजर, इट इज उल्टा ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज उल्टा ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन गिरते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन गिरते, बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अरे टंगस्टन, निकल, कैडमियम, बहुत सारे इसमें वैरायटी हो सकते हैं जो मटेरियल लिए जाते हैं। खैर उन पे नाम से मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। सोच के देखो कि मान लो 1000 जूल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन गिरे, तो क्या फोटोन भी 1000 जूल के निकल आए या बहुत सारी वेस्ट हो गई? प्रैक्टिकली सोच के बहुत सारी वेस्ट हो गई, बहुत सारी रियलिटी में बहुत सारी वेस्ट होती है। इसलिए यहाँ पे जो मेटल होते हैं, यहाँ पे इनके साइडों पे कूलेंट वगैरह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कूलेंट, ताकि ये मटेरियल जो है ठंडा रहे, वरना मेल्ट कर जाता है थोड़ी देर में। प्रैक्टिकली कूलेंट क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या फोटोन में ट्रांसफर होती है? नहीं। क्या मैक्सिमम गोज इनटू हीट? क्या ओनली 1 or 2% ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू एक्स-रेज? यार हाँ ना बोल। बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू जनरेट एक्स-रेज। बोल यस और नो। कंट्रोल होता है सब कुछ बहुत अच्छे से। तो जो बेसिकली मेटल्स होते हैं जो लगे होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए उनके आसपास क्या लगाए जाते हैं? कूलेंट। अभी जो मेटल लगाया जाता है इसकी क्वालिटीज मैं आपको बताता हूं। सोच के देख, ये जो मेटल लगाया गया, ये जो, इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा होना, ज्यादा होना। तो मेटल शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। पक्की बात? सोच लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं पता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अरे एमएस डेल्टा टी पढ़ा है ना। एस क्या होना चाहिए? अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हो ना? कम ज्यादा, ज्यादा कम, ज्यादा। ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट लेके कम टेम्परेचर बढ़ेगा ना। मान लो किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 है, कितनी है? तो 1 कैलोरी लेता है 1 ग्राम का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। अरे हाँ ना बोल। अब किसी के 2 कैलोरी है तो 2 कैलोरी में 1 ही डिग्री बढ़ेगा ना। अरे यार, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए कम? ज्यादा, ज्यादा कम, ज्यादा कम। अगर कम हुई तो जल्दी गर्म होता जाएगा, जल्दी गर्म होता जाएगा तो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। सोच लो। एक और प्रॉपर्टी सुन, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर की इसलिए जरूरत है क्योंकि कूलेंट में हीट ट्रांसफर होनी है। तो बता के ज्यादा होना चाहिए कम? ज्यादा कम। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेगा या धीरे धीरे ट्रांसफर करेगा? तो थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होनी। ये सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं मेटल्स में पाई जाती है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 4 क्वालिटी इस मेटल में होनी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि असलियत में ऐसी प्रॉपर्टीज ऐसे ही एटम्स में पाई जाती है जिनका, बोलो क्लियर है एकदम? टंगस्टन, निकल, इस तरह के जो होते हैं उनमें इस तरह की चीजें करी जाती है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका या प्राण पखेरु उड़ गए। इस पूरी ट्यूब को साइंटिस्ट जो थे, ये बेसिकली साइंटिस्ट है रॉन्टजन। ये ट्यूब कहलाती है रॉन्टजन ट्यूब। साइंटिस्ट से हालांकि तुम्हें कोई लेना देना, इसलिए शुरुआत में इनको रॉन्टजन रेज भी बोला गया था, पर बाद में एक्स-रेज के नाम से इसे जाना जाता है। असली में जो ट्यूब जिसपे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसे बोलते हैं रॉन्टजन ट्यूब। रॉन्टजन साइंटिस्ट है बेसिकली जिसपे रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए इस ट्यूब का नाम रॉन्टजन ट्यूब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉन्टजन ट्यूब। पहले था जो मैं बोला चमका, उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका। क्या प्रोसेस क्लियर है? मैं प्रोसेस नहीं लिखा रहा हूं, मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ द एटम लिखाऊंगा, बाकी प्रोसेस सारा आपको खुद को लिखना है। 3, 4, 5 लाइन लिखी होनी। पहले था एक्सरेज कैसे जनरेट होती है, बोलो क्लियर है? उतार लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टारगेट मटेरियल या क्वालिटीज ऑफ अ गुड टारगेट मटेरियल, जो आपको लिखना हो। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टारगेट मटेरियल क्या क्या बोला मैंने? हाई मेल्टिंग पॉइंट,
स्पेसिफिक रेशियोज नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई एटॉमिक नंबर, बोलो क्लियर है क्या? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने आप लोग, इधर देख, एंड हाई एटॉमिक नंबर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इधर देख, बोल दूं किसी क्लासेस के बाद? जल्दबाजी की इस बात की, ठीक है, अगले टाइम पड़ता है। अगले टाइम आप काम करके आओगे, 15-20 मिनट का बाकी है, बाकी खत्म है सब।